आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एलआईसी के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं और क्या आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स की। अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का है तो फिर आप बेझिझक एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये लिस्टिंग गेन आखिर है क्या? तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक आईपीओ खरीदा जिसके लिए आपने 500 रुपए दिए। इन 500 रुपए के बदले आपको एक शेयर अलॉट किया गया, तो ये 500 रुपए आपका अलॉटमेंट प्राइस हुआ। अब जब शेयर्स एक्चुअली एक्सचेंज मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे तो दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट, शेयर 500 रुपए से भी ज्यादा प्राइस में मार्केट में बिकने लगे या फिर उससे भी कम में बिके। तो जो भी आपका ओपनिंग प्राइस होगा शेयर्स के मार्केट में ट्रेड होने पर और जो आपके शेयर्स के लिए पैसे दिए हैं यानी अलॉटमेंट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा लिस्टिंग गेन या लॉस। तो सपोज लिस्टिंग प्राइस मतलब मार्केट में शेयर का प्राइस 800 है लेकिन आपने तो शेयर 500 का खरीदा था, तो इसका मतलब आपको आज के डेट में 300 का फायदा है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में 200 का ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो आपका 300 का नुकसान हो गया क्योंकि आपने उसे 500 में खरीदा था। ये होता है आपका लिस्टिंग गेन या लॉस। अब आपको लिस्टिंग गेन होगा या लॉस या फिर कुछ भी नहीं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि आईपीओ की डिमांड, मार्केट का बिहेवियर, ग्लोबल फैक्टर्स और भी काफी चीजें। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए एलआईसी का आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो बेशक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एलआईसी आईपीओ की डिमांड काफी हाई दिख रही है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो एलआईसी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को माइंड में लेकर चल रहे हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो आइए पहले तो ये समझते हैं कि इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट कैसे बिकता है। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि कैसे इंश्योरेंस कंपनीज और एजेंट्स आपको बार बार इंश्योरेंस करने के लिए कहते रहते हैं। ये बहुत कम ही होता है कि एक इंसान खुद से बोले कि यार मुझे मेरा इंश्योरेंस करवाना है, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्टिजेंट इन्वेस्टमेंट है एंड मोस्ट ऑफ द केस में अगर कुछ गलत होता है तो ही आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज आपका वो पैसा जो आप कहीं और यूज कर सकते थे वो प्रीमियम पे करने में निकल जाता है। इसीलिए इंश्योरेंस को बेचने के लिए पुश स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। इसे कस्टमर्स के सामने बार बार लाया जाता है ताकि उनके माइंड में एक डिमांड क्रिएट किया जाए। ये डिमांड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से क्रिएट की जाती है। ऑफलाइन स्ट्रेटेजी जो कि बहुत सारे लोगों ने खुद से देखी होगी वो होता है इंश्योरेंस एजेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जी हाँ, आपके वो चाचा जी या फूफा जी जो आपको हर बार पॉलिसी करने के लिए कहते रहते हैं वो इसी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक हिस्सा है। और इस ऑफलाइन स्ट्रेटेजी में एलआईसी ने महारत हासिल की हुई है। एलआईसी का एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे बड़ा है और पूरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में एलआईसी का शेयर 64% के आसपास है जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो फिर एलआईसी के कॉम्पिटिटर्स का क्या हाल है, चलिए वो भी देखते हैं। ये था आपका ऑफलाइन पुश। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन पुश की। ऑनलाइन पुश काम करता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कियोरा और ऑनलाइन एग्रीगेटर्स जैसे कि पॉलिसी बचत या कंपेयर पॉलिसी की हेल्प से। इंडियन इंश्योरटेक प्लेयर इंश्योरेंस देखो की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजिटलाइजेशन की लहर के बावजूद 39.6% लोग अभी भी पॉलिसी ऑफलाइन एजेंट्स के थ्रू ही खरीदना प्रेफर करते हैं और उसके दूसरे नंबर पर 32.6% लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस सेलर जैसे कि policybazaar.com और insuranceDekho.com से पॉलिसी खरीदते हैं। लोगों की तीसरी पसंद है सीधा इंश्योर की वेबसाइट पे जाकर पॉलिसी को बाय करना और ऐसे लोग 15.6% हैं। और लास्ट में आते हैं वो लोग जो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से पॉलिसी लेते हैं, ऐसे लोग हैं 12%। तो इससे हमें क्या पता चलता है? वेल, इट शोज दैट इंडिया में लोग अभी भी कंप्यूटर लिटरेट नहीं है। अभी भी लोग डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। हाउएवर, ये ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। जहाँ लोग अब एक पेन भी ऑनलाइन मंगवाने लग गया है तो इंश्योरेंस तो उससे काफी बड़ी चीज है। बट एलआईसी के साथ दिक्कत ये है कि वो इस चीज को नहीं समझ पाई है। अगर आप एलआईसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट अभी भी बहुत पुराने तरीके से बनी हुई है जो कि ना ही यूजर फ्रेंडली है और ना ही ज्यादा ट्रैफिक को संभालने के काबिल।
तो इट्स क्लियर दैट LIC भले ही ऑफलाइन मार्केट में सबसे बड़ी प्लेयर है, बट ट्रेंड को देखते हुए ये पॉसिबल कि लोग प्राइवेट इन्वेस्टर की तरफ तेजी से मुड़ने लगे ड्यू टू लैक ऑफ गुड ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ LIC। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में पीछे होने के कारण LIC हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर से जल्द ही बिछड़ जाए। चलिए थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अब LIC का एजेंट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। हो सकता है आपने खुद अपनी LIC पॉलिसी अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के थ्रू करवाई है, पर इतने बड़े नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक उतनी ही बड़ी ऑपरेशनल कॉस्ट जुड़ी है और इसी वजह से LIC के टर्म प्लान्स अपने बाकी कॉम्पिटिटर से 45% महंगा है। पर अब सवाल ये बनता है कि इतना महंगा होने के बावजूद भी आखिर लोग LIC से ही पॉलिसी लेना क्यों पसंद करते हैं? वेल, इसका जवाब है ब्रांड नेम। जी हाँ, LIC की सालों की कमाई हुई गुडविल यूज, लॉयल और साथ ही साथ पोटेंशियल कस्टमर भी देती है। दूसरी चीज है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि जैसे बड़ा नेटवर्क मतलब ज्यादा कॉस्ट, बट हमने ये तो बात की ही नहीं कि बड़ा नेटवर्क मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशंस। तो मुद्दे पे आते हैं, क्या LIC का ब्रांड नेम और उसका स्ट्रॉन्ग एजेंट नेटवर्क काफी है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें LIC IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो अगर प्रॉस में देखें तो हमारे पास गुडविल और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और कॉन्स में देखें तो लेस ऑनलाइन प्रेजेंस और एक्सपेंसिव प्लान्स है। तो सवाल ये बनता है कि क्या LIC IPO पैसा वसूल इन्वेस्टमेंट है या नहीं? इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि LIC की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अगर आज से 10 या 15 साल बाद की बात करें तो LIC की मार्केट पोजीशन क्या होगी? इसीलिए हम 3 चीजों को समझते हैं। एक, इंश्योरेंस की ओवरऑल डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी या गिरेगी, और अगर बढ़ेगी तो फिर कितना। अब ये सब जानते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और जागरूकता भी बढ़ रही है। हर कोई अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहता है, चाहे वो रहे या ना रहे, और इसीलिए इंश्योरेंस की डिमांड सिर्फ और सिर्फ बढ़ने की उम्मीद है। अगर करंट सिनेरियो देखे तो लगभग 4.20 लोगों ने किसी न किसी तरह के लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ये परसेंटेज डेवलपमेंट नेशंस में 12% तक जाता है। सो पूरी उम्मीद है कि इंडिया में भी आने वाले समय में ये परसेंट बढ़ता जाएगा, बट आखिर कितना? अगर ट्रेंड को देखें तो अगले 15 सालों में ये रेट 10% के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, जो कि सच बोले तो एक बहुत ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है। नंबर 2, दूसरी चीज है कि ये इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ने के साथ साथ LIC का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा या नहीं। अगर पास्ट ट्रेंड को देखें तो LIC का शेयर 2014 में 74% से गिर के 2021 में 64% तक पहुंच चुका है। नो डाउट कि LIC अभी भी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है, बट ये शेयर बढ़ने के बजाय आने वाले समय में कम होता ही नजर आता है। प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के बाद से ही LIC का शेयर लगातार कम होता ही जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स के पास बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ज्यादा बेटर करने का एक बहुत खास रीजन है पैसा। जी हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स पैसों से ड्राइव होते हैं, जिसके लिए वो बेस्ट रिसोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं, जो कि LIC के केस में नहीं है। नंबर 3, तीसरी और लास्ट चीज, LIC मोस्टली ऑफलाइन ऑपरेट करता है, पर अगर एनालाइज के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में लोग ऑनलाइन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जो कि LIC का स्ट्रॉन्ग स्वीट नहीं है। तो अगर हम इन तीनों बेसिस पर LIC के फ्यूचर ग्रोथ को जज करें तो LIC ज्यादा स्ट्रॉन्ग उभर कर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जब तक LIC का DL चार्ट भी नहीं आ जाता हम कोई कंक्लूजन नहीं बनाना चाहेंगे। पहले हम ये देख ले कि आखिर किस वैल्यूएशन में LIC पैसा उठा रहा है और उसके फ्यूचर का प्लान्स क्या है, और IPO से वो जो पैसा उठाएगा उसे वो कहाँ लगाने वाला है। फिर जाके हम आपको अपने फाइनल व्यू बता पाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। तब तक के लिए गुड बाय।